नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। करने मार्ग पर यह बैठक, जिसमें जेडीयू कोर कमेटी की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण। आरसीपी सिंह, ललन सिंह इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ विजय चौधरी, विजेंद्र यादव सरीखे नेताओं की इस बैठक में मौजूदगी है। चुनावी रणनीति पर मंथन लगातार होता हुआ। तो नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक, एक करने मार्ग पर जेडीयू कोर कमेटी की यह बैठक चल रही है, जिसमें आरसीपी सिंह, ललन सिंह, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव इस बैठक में मौजूद हैं और चुनावी रणनीति पर मंथन लगातार चलता हुआ जेडीयू की तरफ से भी। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या इस बैठक को इस रूप में देखें कि सीटों पर कौन सा कैंडिडेट उतारा जाना है, इसे लेकर नीतीश कुमार के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त? देखिए, निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और जो सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू ने अपने फाइनली जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो सौंप दी है बीजेपी को और उम्मीद कराई जा रही है कि बहुत सारे सीटों पर जो मामला फंसा हुआ था, अधिकांश सीटों पर समस्या दूर हो गई है। कुछ सीट अभी ऐसे भी है, 3-4 सीट का मामला फंसा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि वो भी जल्द सुलझा दिया जाएगा। और अभी जो नीतीश कुमार की कोर टीम है, जिसमें आरसीपी सिंह, ललन सिंह, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, तो लगातार जब भी कोई बड़ी बात होती है गठबंधन को लेकर या फिर टिकट को लेकर, तो नीतीश कुमार अपने इन्हीं कोर टीमों के साथ बैठक करते हैं। और इस वक्त भी सीएम आवास में चारों लोग मौजूद हैं और नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कुछ सीटों पर जो मामला फंसा हुआ है उसको कैसे सुलझाया जाए। साथ ही जो परिस्थितियां बदली है, लगातार तेजी से जो बदल रही है, खासकर लोजपा के स्टैंड को लेकर, उस मामले में चर्चा हो रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग जेडीयू की तरफ से तस्वीर साफ हो चुकी है। इंतजार है कि बीजेपी की जो कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक के बाद बीजेपी क्या तय करती है, लोजपा को लेकर क्या तय करती है, तमाम मामला भी वहीं पे टिका हुआ है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि जेडीयू की तरफ से तस्वीर पूरी तरीके से साफ कर दी गई है। 2-3 सीटों का मामला अभी भी कुछ है फंसा हुआ है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, जिसे लेकर इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में इस वक्त एक और बड़ी सियासी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा दे। जेडीयू के 2 प्रवक्ताओं को टिकट मिलेगा, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सियासी गलियारे से जेडीयू के 2 प्रवक्ताओं को टिकट मिलेगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जेडीयू ने दोनों नामों पर अपनी मुहर भी लगा दी है। आज शाम तक इन नामों की घोषणा की जा सकती है। और सहयोगी रवीश नारायण हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, आखिर ये 2 नाम कौन से हैं? हमारे सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? किसके नाम पर चर्चा? देखिए विवाह, पिछले 5 सालों तक पार्टी का मजबूती से पक्ष रखने के कारण जो है नीतीश कुमार ने इन्हें तोहफा दिया है और माना जा रहा है कि आज शाम तक इनकी घोषणा भी हो सकती है। और नीतीश कुमार ने कम से कम जो प्रवक्ता लगातार पार्टी की मांग रखते रहे उसको देखते हुए यहाँ टिकट कंफर्म किया है। और सूत्रों की जानकारी से आपको बता दें कि ये आज शाम तक इसकी घोषणा भी हो सकती है। और हालांकि ये आपको कह दें कि जिस ढंग से पार्टी पूरी तरह से ऐलान करेगी, इंतजार इस बात का है कि चिराग पासवान के वहां से क्या बैठक में आती है। उसके बाद जदयू और बीजेपी अपने जो उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन इतना पक्की खबर है कि जो प्रवक्ता 2 हैं उनका टिकट कंफर्म हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो जेडीयू और बीजेपी की घंटों चली मैराथन बैठकों के बाद लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी सीटों पर सहमति बन चुकी है। खबर यह है कि जेडीयू बीजेपी से एक अधिक सीट पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू अपने कोटे से मांझी को पार्टी, यानी कि मांझी की जो पार्टी है हम, उसे सीटें देने वाली है। ये जेडीयू को अपने हिस्से से उन्हें देनी है। वहीं एलजेपी की अब तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं बन पाई है। अकेले चुनाव लड़ना है या फिर एनडीए में बने रहना है, इसे लेकर एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक जो आज 3 बजे होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इस बीच बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज शाम बैठक 6 बजे होनी है, जिसमें उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लगेगी। गठबंधन की स्थिति में फर्स्ट फेज की 71 सीटों में से आधी सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी कर रखी है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि सीटों को लेकर बीजेपी जेडीयू में सहमति बन चुकी है, कहीं कोई मतभेद नहीं है और बहुत जल्द सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जिस तरह से इन बैठकों का स्वरूप है और जो गोपनीयता बरती गई है, उसके बाद कितने सीटों पर गत्यावरोध है, ये केवल अटकल लगाए जाने की स्थिति है। दरअसल होमवर्क दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा कर लिया है और उस पर
दोनों की आप परस्पर सहमति भी हो गई है, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो बिहार बीजेपी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में इस वक्त होती हुई, दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी नेताओं की ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है, जो तकरीबन 3 से 4 घंटे होने जा रहे हैं। जो ये बैठक इस वक्त लगातार चल रही है, मैराथन बैठक का दौर जो है वो साफ नजर आता है। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी के कद्दावर नेता की भी मौजूदगी है, जिनमें देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय सरीखे नेता इस बैठक में मौजूद हैं। संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी और मंगल पांडे की भी मौजूदगी इस बैठक में है। और सियासत की इस वक्त की और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। श्रेयसी सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगी। कुछ ही देर का इंतजार, जिसके बाद वो बीजेपी की सदस्यता लेती हुई नजर आएंगी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता लिया जाना है, जहां पर अरुण सिंह, संजय जायसवाल मौजूद रहेंगे। अमरपुर या फिर जमुई से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आएंगी श्रेयसी सिंह। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को छोड़ने के बाद वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और तेजस्वी और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब मैं तेजस्वी के साथ कभी राजनीति नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई साथ आए तो ठीक, नहीं तो 243 सीटों पर ही चुनावी मैदान में उतरूंगा। का उभरते हुए सितारा सनफ मल्ला है। कल अगर ये अपने पैर को जमा लेंगे तो हमें आने वाले समय में राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा। 12:30 बजे बंगला पे पहुंचा, बैठे, बहुत देर बहुत तरह का बातें हुआ, लेकिन इस चीजें पे बात नहीं हुआ। जब हम आने लगे तो 4 बजे हमें बैठ के बात होता है कि आपका जो नंबर है वो हम कल घोषणा करेंगे। मतलब भैया, जब सबका नंबर घोषणा कर रहा है, जब बात हो चुका है 25 सीट और डिप्टी सीएम, तो घोषणा करने में आपत्ति किस बात का? नहीं, कुछ समस्या है, 1-2 सीट का एडजस्टमेंट है, कल कर लेंगे। तो मतलब ठीक है, चलो कल की बात है तो एक रोज संभाल लेंगे। फिर मतलब डिप्टी सीएम घोषणा कर दीजिए, तो उन्होंने भी बोला कि दोनों एक साथ में कर लेंगे। तो मेरे मन में शंका वहीं पे उत्पन्न हो गया। वीआईपी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगा। जहां पे अति पिछड़ा समाज रूलिंग पार्टी से चुनाव लड़ेगा, वहां पे हम अपनी कैंडिडेट को नहीं देंगे। बाकी 243 सीट पर हम बिहार में अब वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक हमारे पहला चरण का 50 से अधिक नामों का चयन हो चुका है। कुछ नाम को हम अभी बाकी रखे हैं और वो शाम तक हमारा सूची जारी हो जाएगा। और गठबंधन में जो भी लोग हमसे बात कर रहे हैं और बेहतर बिहार के विकल्प देने के लिए बात कर रहे हैं, अगर ऐसी कुछ बात होगा तो हम समझौता कर सकते हैं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट साफ नजर आने लगी है। इसे लेकर जहां एनडीए नेता महागठबंधन और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, वहीं कांग्रेस का यह मानना है कि धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के सामने तेजस्वी यादव ही बेहतर विकल्प हैं। अगर वो ख्वाब पाल रहे हैं कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो मुझे लगता है जन भावनाओं को समझना किसी भी राजनेता के लिए बेहद आवश्यक है। ऐसा कोई वातावरण उनके पक्ष में नहीं है। मेरा राय बिल्कुल आसान है। तेजस्वी एमपी चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा था, पूरा सुपड़ा साफ हो गया था। बिहार में एक भी राजद को सीट नहीं मिला, एक मिला भी तो कांग्रेस को मिला। और मेरा एनडीए में नेता साफ है, हम लोग फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेंगे। तेजस्वी और उसका कुनमा, देखिए, वो हमेशा आरजेडी ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया था। और जो स्थिति देश में और राज्य में है, उसमें अब कांग्रेस या अन्य माने जो विपक्षी पार्टी है, उसके पास चारा नहीं बचा था। जब खास करके माले जैसे कैडर वाला पार्टी, सीपीआई सीपीएम वाला जैसे कैडर पार्टी, तो हम लोग तो प्योर सेकुलर हैं। और बड़ी खबर, मसौड़ी सीट पर घमासान तेज होता हुआ मसौड़ी की आरजेडी विधायक रेखा पासवान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मसौड़ी सीट से उनका टिकट नहीं कटने वाला है, मसौड़ी से पार्टी उन्हें ही टिकट देगी, ये उनका भरोसा है। और इसीलिए स्टेटमेंट अब उनके सामने आ चुके हैं। श्याम रजक पर इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए उन्होंने प्रहार जरूर किया। अफवाह फैलाने वालों को करारा जवाब मिलेगा। श्याम रजक को मसौड़ी से टिकट मिलने की चर्चा है, जिसे लेकर के अब रेखा पासवान की तरफ से बड़ा बयान सामने आ चुका है। मसौड़ी की आरजेडी विधायक है रेखा पासवान और उन्होंने कहा है कि मेरा टिकट मसौड़ी से नहीं कटने जा रहा है।
अगली खबर पूर्णिया से, जहां बेखौफ अपराधियों ने आरजेडी के पूर्व SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शक्ति मलिक की हत्या कर दी। घटना खजांची हाट थाना क्षेत्र के मुर्गी फार्म के पास की है। अपराधियों ने घर में घुसकर शक्ति मलिक को 3 गोलियां मारी हैं। वहीं वारदात के बाद पीड़ित परिजनों ने राजनीतिक साजिश के तहत हत्या की आशंका जाहिर की। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में गोली मारने के बाद उनके बॉडी को सदर अस्पताल लाया गया है कार्रवाई के लिए। प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम अपराधियों के खिलाफ अनुसंधान करते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। दानापुर में चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई का मामला सामने आया है और पिटाई का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि RPF सब इंस्पेक्टर इकबाल अंसारी पर लगा है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मोबाइल चोरी के आरोप में मासूम की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। यहां कानून के रखवाले ने ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए साफ इन तस्वीरों में वो कैद हुए। मासूम को इतना पीटा गया कि उसकी कमर की हड्डी टूट गई। बच्चे को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन RPF सब इंस्पेक्टर की बेरहमी की ये तस्वीरें सब कुछ साफ साफ बयां कर रही है। मोबाइल चोरी के आरोप में इस मासूम की जमकर पिटाई की जाती है। सरकार लाख दावा कर ले, लेकिन परीक्षा से लेकर नौकरी तक में सेटिंग का खेल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ताजा मामला STET की पुनर्परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जहां पैसे लेकर रिजल्ट देने का दावा किया जा रहा है, जिसके शिकार अभ्यर्थी हो रहे हैं। सिस्टम में किस तरह से सेंधमारी की जा रही है, इसका खुलासा आज न्यूज 18 कर रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपनी छवि सुधारने का लाख दावा कर ले, लेकिन हम जो हकीकत दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल 9 से 21 सितंबर तक STET की पुनर्परीक्षा पहली बार ऑनलाइन तरीके से आयोजित की गई थी। परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक में कोई गड़बड़ी न हो, इसे लेकर बिहार बोर्ड ने परीक्षा का जिम्मा वेल्ट्रॉन को सौंपा था। इस परीक्षा में करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा के 10 दिनों बाद से ही शिक्षा माफिया का फोन आना शुरू हो गया। हैरानी की बात यह है कि फोन करने वाला शख्स खुद को बिहार बोर्ड का कर्मी बता रहा है, जिसके पास अभ्यर्थियों के सारे डिटेल्स मौजूद हैं, जो फोन पर 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की मांग कर रहे हैं और पैसे भेजने के लिए बतौर अकाउंट नंबर भी दे रहे हैं। विनोद कुमार चौधरी हुआ? हाँ सर। जी, मदर्स नेम रेणु देवी हुआ? बिल्कुल सर। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च 1996 हुआ? हाँ, 8 मार्च 1996। जी, आपने सर STET का एग्जाम दिया था ना बाबू? हाँ सर, मैंने दिया एग्जाम। जी, आप समस्तीपुर से बिलोंग करते हो? हाँ, समस्तीपुर। जी, तो इसी के रिगार्डिंग हम आपके पास फोन किए हैं ना। हाँ सर, बोलिए। 150 नंबर का एग्जाम दिया था। 150 मार्क्स? जी, 150 नंबर का आपने एग्जाम दिया था ना? 150 नंबर का। हाँ, 150 नंबर का आपने एग्जाम दिया था। हाँ सर। तो जो है 106 जा रहे हैं, यानी कि वो 106 नंबर आपका मार्क्स आ रहे हैं ना? 106 नंबर। कोई सर आप बोर्ड के आदमी हैं या? एक्चुअली मैं बोर्ड से ही बात कर रहा हूँ, बोलेंगे? अच्छा सर। तो सुना आपने, इस तरह के लगातार आ रहे फोन से अभ्यर्थी भी खासे परेशान हैं और शिक्षा माफिया और इससे जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्लीज हम लोग का हेल्प कीजिए और इस जो भी नंबर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं उस पर FIR किया जाए। लगातार मिल रही शिकायत के बाद न्यूज 18 की टीम ने इस काले खेल के तह तक जाने की कोशिश की और जिस मोबाइल नंबर से अभ्यर्थियों को फोन आ रहे थे, उसी नंबर पर संवाददाता रजनीश कुमार ने खुद अभ्यर्थी बनकर फोन किया। कॉल उठाने वाले व्यक्ति ने खुद को बिहार बोर्ड का कर्मचारी गंगाराम बताया। इस दौरान लगातार बातचीत होती रही और हर सवाल का चालाकी से जवाब भी उसने दिया। गंगाराम ने 25,000 में परीक्षा पास कराने का दावा किया और रिजल्ट की गारंटी भी ली। यहाँ तक कि 150 से 110 नंबर तक दिलवाने का दावा उसने किया। जब गारंटी की बात पूछी गई तो इसने यहाँ तक कह दिया कि विधायक से लेकर सांसद तक का कॉल आता है और हर किसी का काम होता है। अभी इसका बर्थ चलेगा आपका 1 सप्ताह के अंतराल में। कहाँ?
तो कॉपी जांच कहाँ हो रहा है, बिहार बोर्ड में कि बेल्ट्रॉन में? ये बेल्ट्रॉन में। टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा? टोटल हम अभी 15 लेंगे, 15 से कम नहीं लेंगे। टोटल मान लिए 15 में पास करा दीजिए। टोटल में 15 दीजिएगा ना दीजिए। अब जब आपका रिजल्ट निकल दिएगा तो खुशी से काहे दीजिएगा, आप मिलवे ना कीजिएगा, खुशी से दे दीजिएगा कुछ और क्या। हाँ, तो पास करने के बाद वही ना बोल रहे हैं, मान लिए 15 आज हम भेज देंगे आपको। हाँ। तो उसके बाद टोटल कितना पड़ेगा रिजल्ट के बाद? 10,000 और कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं। 25,000 में पास कर जाएंगे ना? 25,000 में क्लियर कर देंगे। अभी आप गंगाराम की बातें सुन रहे थे, अब सुनिए उस अधिकारी की बात जो खुद को बिहार बोर्ड का बड़ा बाबू मिथिलेश बता रहे हैं। हालांकि यह जांच का विषय है कि ये बिहार बोर्ड का कर्मचारी है या फिर फ्रॉड, लेकिन इनसे जब पूछा गया कि अंदर में सेटिंग है तो इन्होंने कहा सब हो जाएगा क्योंकि हम खुद बड़ा बाबू हैं। जब बातचीत फाइनल हो गई तब पैसे देने के लिए उन्होंने फ्रेजर रोड बुलाया। भैया पैसा कब देना होगा? पैसा दीजिए पैसा, उसके बाद काम होगा आपका। तो कैश देना होगा कि अथी से? जैसे इच्छा हो, कैश देना है तो कैश दीजिए, आपको ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर कर सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। तो बिहार बोर्ड में मुलाकात होगी कल आएंगे तो? हाँ जी, आप आइएगा जी, फ्रेजर रोड आइएगा ना, बुद्धा मार्ग पर चलाइएगा, मिल लेंगे। उनको भेज देंगे, आप तो जाकर रिसीव कर लेंगे आप। अच्छा, तो किधर आपका चैम्बर किधर है बिहार बोर्ड में सर जी? आइएगा तब, अभी हम पहले आपको पूरे लोकेशन पूरा देते हैं। हम तो कल है, मान लिए हम 12 बजे तक आ जाएंगे, ट्रेन हमारा है। सुनिए, फ्रेजर रोड आके बुद्धा मार्ग पे चलाइएगा, वहाँ पर इनको भेज देंगे, आपको रिसीव कर लेंगे जी। इसे मेरिट का कत्ल कहें तो गलत नहीं होगा। जहां लाखों अभ्यर्थी रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं शिक्षा माफिया पैसे लेकर फेल को पास कराने का धंधा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बेल्ट्रॉन और बिहार बोर्ड के सिस्टम में सेंधमारी कौन कर रहा है? कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।